नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिसोदिया। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। बिहार से बड़ी राजनीतिक खबर बताने आपको जा रहे हैं कि आज यानी कि 30 मार्च 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 20 साल का कार्यकाल खत्म हो गया है। नीतीश कुमार ने राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद बिहार विधान परिषद के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। संसद और राज्य विधानसभाओं में दोहरी सदस्यता को नियंत्रित करने वाले नियमों के तहत ये कदम जरूरी था। उनका इस्तीफा मुख्यमंत्री आवास पर काउंसिल के चेयरमैन अवधेश नारायण सिंह को सौंपा गया है। 16 मार्च को राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद से ही राजनीतिक हलचल तेज थी। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद बिहार में नए मुख्यमंत्री को लेकर सियासी गतिविधियां तेजी से शुरू हो गई हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी यह है कि बीजेपी पहली बार राज्य की सत्ता संभालेगी और जेडीयू को डेप्यूटी सीएम का पद मिलने की संभावना है। वर्तमान डेप्यूटी सीएम और सीनियर बीजेपी नेता सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद के सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। उनकी पार्टी में तेजी से बढ़ती पकड़ और कुशवाहा समुदाय में उनकी पहचान इसे और मजबूत बनाती है। नए मुख्यमंत्री की शपथ के साथ बिहार में एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत होने की उम्मीद है। तो समझिए सबसे पहले ये कि अब बिहार में पहली बार भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। इस पर अभी भी कयास और संभावनाओं का दौर जारी है। उधर निशांत को लेकर भी जेडीयू पार्टी की उम्मीदें अभी जगी हुई हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि बिहार में सीएम किसका होगा। भारतीय जनता पार्टी अपना सीएम बनाती है या फिर जेडीयू का कोई भी व्यक्ति सीएम के पद पर काबिज होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शंभू सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंभू, देखिए कयासों का दौर तो लगातार जारी है ही और सस्पेंस भी बरकरार है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि मुख्यमंत्री पद से जैसे ही वो इस्तीफा देंगे तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये एक सवाल। और दूसरा सस्पेंस वो कि विधायक वहां से भी इस्तीफा नितिन नवीन ने दे दिया है, तो वहां पर भी उपचुनाव होने हैं। विधान परिषद से सीएम नीतीश कुमार का भी इस्तीफा सामने आ गया है। अब आगे की हलचल किस तरीके से देखी जा सकती है पटना में? जी मैडम, मीनाक्षी, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस्तीफा पत्र एमएलसी संजय गांधी विधान परिषद पहुंचे और मंत्री विजय चौधरी इस्तीफा देने के बाद भावुक हुए। मंत्री अशोक चौधरी भावुक होते हुए बोले कि दोबारा नीतीश कुमार इस तरह के नीतीश कुमार नहीं मिलेंगे बिहार को। और जो मुख्यमंत्री की अटकलें जो है, अभी तक मुख्यमंत्री की जो अटकलें लगाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी से ही लगाई जा रही है, क्योंकि इसी शर्त पर शायद नीतीश कुमार जी का इस्तीफा लिया गया है और सम्राट चौधरी का नाम सबसे पहले आ रहा है। नंबर 1 पर सम्राट चौधरी का नाम आ रहा है। उसके बाद दीघा विधानसभा से जो विधायक है संजीव चौरसिया, उनका भी नाम आ रहा है। उनको भी दिल्ली बुलाया गया था। हालांकि प्रेम कुमार भी गए थे वहां नागपुर गए थे, नागपुर जाकर के मिल करके आए हैं। लेकिन कई सारे अटकलें हैं। लेकिन जो मुख्यमंत्री का चेहरा का जो नाम है, जहाँ सोशल मीडिया पर, जो बिहार के सोशल मीडिया पर जो खबरें चल रही है खास करके, वो सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है। हालांकि जेडीयू के कई नेता और कई कार्यकर्ता जो है निशांत कुमार को लेकर के चर्चा कर रहे हैं कि निशांत कुमार अगर जेडीयू की तरफ से मुख्यमंत्री बने तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि निशांत कुमार में नीतीश कुमार का चेहरा दिख रहा है। और अनंत सिंह जैसे जेल से बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि निशांत कुमार ही को मुख्यमंत्री बनना चाहिए और नीतीश कुमार के चेहरा के रूप में निशांत कुमार देख रहे हैं। उनका जितना भी आव भाव, नीतीश कुमार का जो आव भाव है, जो उनकी जो प्रतिभा है, वो सारी प्रतिभा निशांत कुमार में देखने को मिल रही है। देखिए शंभू, जब सीएम नीतीश कुमार ने विधान परिषद से आज इस्तीफा जब उन्होंने दिया था तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो भावुक हो गए थे और अब कहीं ना कहीं नजरें जो हैं वो निशांत पर टिकी हुई हैं कि क्या अब निशांत बिहार की कमान संभालेंगे। अगर हम बिहार की जनता की बात करें तो उनका रुख किस तरफ दिख रहा है? देखिए, बिहार की जनता की बात करें तो यहाँ पर जनता भी दो पार्ट में बटे हुए हैं। एक बीजेपी मूड के हैं और एक जेडीयू मूड के हैं। तो जेडीयू मूड के लोग तो चाहते हैं कि निशांत ही बने, लेकिन यहाँ पर बीजेपी की पल्ला ज्यादा भारी हो रहा है। बीजेपी का पल्ला भारी इस बात को लेकर के हो रही है कि 20 साल से नीतीश कुमार यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, तो लोग चाहते हैं कि एक बार बीजेपी का भी चेहरा का मुख्यमंत्री बिहार में बने, ताकि बीजेपी पार्टी का भी देखा जाए कि किस तरह का मतलब नीतीश कुमार के जो नक्शे कदम है, उस नक्शे कदम पर बीजेपी के जो बनते हैं वो चल पाते हैं कि नहीं चल पाते हैं। तो लोग ज्यादा पहले बीजेपी की तरफ है। बिहार की जनता जो है बीजेपी का चेहरा चाहते हैं कि बीजेपी से कोई चेहरा बने, ताकि हम बीजेपी के भी चेहरा को देखें कि बिहार को किस तरह से संभालते हैं।
सम्राट चौधरी जैसे ही गृह मंत्री बने तो जिस तरह से उनका यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर उन्होंने बुलडोजर का जो एक्शन लिया, उस बुलडोजर के एक्शन से यहाँ के लोग बहुत खुश थे कि, और अपराध पर भी जिस तरह से लगाम लगाया गया उस लगाम से भी खुश है। तो लोग कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर सम्राट चौधरी है, और इस तरह का जो यहाँ पर बिहार में जो चाहिए कानूनी कार्रवाई, यहाँ पर खास करके 2005-10 के बाद 15 की बात हम बात करें तो बिहार में जो अपराध जो है थोड़ा सा बढ़ा है, अपराध है यहाँ पर, कानूनी शिकंजा जो थोड़ा कमजोर पड़ा है। तो लोग चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम के मुख्यमंत्री अगर बिहार में दोबारा बने तो ज्यादा अच्छा रहेगा बिहार के भलाई के लिए। ठीक है शंभू, नजर बनाकर रखिए, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम एशिया इस वक्त बारूद के उस ढेर पर बैठा है जहां एक चिंगारी पूरी दुनिया को अंधेरे में धकेलने के लिए काफी है। तेहरान की गलियों में बिजली गुल है तो यरूशलेम के आसमान में मिसाइलों का शोर है। ईरान ने अब जाफंदा अभियान का ऐलान कर अपनी हठ धर्मिता दिखानी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इधर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख बड़ा ही पेचीदा है। एक तरफ वे ईरान को ठिकानों को मिटाने की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ रूसी टैंकरों को क्यूबा जाने की मंजूरी भी देते हुए नजर आ रही है। तो देखिए, लगातार ईरान और इजरायल के बीच ये जंग जारी है। इजरायल ईरान के उन ठिकानों को निशाना बना रहा है जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान ईरान को हो। तो तेहरान के अलावा अलग अलग पावर प्लांट पर भी हमले किए हैं इजरायल ने। इधर दो चेहरे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने आ रहे हैं। एक तरफ वो सैन्य कार्रवाई की बात करते हैं तो दूसरी तरफ वो शांति वार्ता की भी बात करते हुए नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का ये सीमा विवाद अब केवल नक्शों की लड़ाई नहीं बल्कि बेगुनाहों के लहू से लिखी जा रही एक खौफनाक दास्तान बन चुका है। डूरंड लाइन पर दोनों तरफ से बरसते गोले इस बात का सबूत है कि इस्लामाबाद और काबुल के बीच भाईचारे का मुखौटा अब पूरी तरह उतर चुका है। सीमावर्ती इलाकों में गूंजते सायरन और चीखते लोग ये बताने के लिए काफी है कि कूटनीति अब दम तोड़ चुकी है। तो तालिबान और पाक सेना इस वक्त आमने सामने देखी जा सकती है। आपको बता दें कि तालिबान शासन और पाकिस्तानी फौज के बीच का ये अहंकार अब एक बड़े क्षेत्रीय संकट को जन्म दे रहा है। एक शख्स की मौत महज एक आंकड़ा नहीं है बल्कि उस सुरक्षा व्यवस्था की नाकामी है जो बार बार शांति का राग अलापती है। क्या ये महज एक झड़प है या किसी बड़े महायुद्ध की आहट? तो डूरंड लाइन पर भी हालात बिगड़े हुए हैं जहां मिडिल ईस्ट पर तनाव है, रशिया यूक्रेन का भी युद्ध चल रहा है। इधर अब तालिबान और पाक सेना आमने सामने देखी जा सकती है और एक के मौत की खबर भी सामने आ रही है। अब आकलन ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है बल्कि अब एक महाविनाश की शुरुआत जो है वो इसे माना जा रहा है। दोनों ही तरफ से गोलीबारी जारी है। सुबह सुबह ये खबर सामने आई। तालिबान और पाक सेना इस वक्त आमने सामने हैं, दोनों ही तरफ से हमले किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी बड़े स्तर पर बताई जा रही है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ममता बनर्जी सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते हुए मीडिया के सामने चार्जशीट पेश की उन्होंने और तमाम आरोप भी लगाए हैं। 2026 बंगाल की लड़ाई अब आर पार की होती हुई नजर आ रही है। आपको इस पर एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं। शर्म करो ममता, शर्म करो। वोट बैंक के लिए वंदे मातरम। बंगाल की सियासत में आग लग चुकी है। बंगाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा धमाका किया है। इस दौरान उनके हाथ में महज कागजों का पुलिंदा नहीं बल्कि ममता सरकार के 15 सालों के कामकाज का लेखा जोखा यानी बीजेपी की चार्जशीट नजर आई है। 15 साल का हिसाब, 14 से ज्यादा सुलगते मुद्दे और पन्नों में कैद, भ्रष्टाचार की लंबी लिस्ट। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान न केवल ममता बनर्जी बल्कि अभिषेक बनर्जी को भी सीधा कठघरे में खड़ा किया है और इस चार्जशीट के जरिए बीजेपी उन जख्मों पर हाथ रखना चाहती है जिसने बंगाल की युवाओं और मध्य वर्ग को सबसे ज्यादा दर्द दिया है।
शिक्षा भर्ती घोटाला, चरमराती स्वास्थ्य सेवाएं और बांग्लादेशी घुसपैठ को मुख्य हथियार बना सकते हैं। इतना ही नहीं, सरकारी कर्मचारियों को दुखती रग यानी महंगाई भत्ता और साथ में वेतन आयोग के मुद्दे को उछालकर बीजेपी दीदी के वोट बैंक में सीधे सीधे सेंध लगाने की कोशिश कर सकती है। भाजपा पहले भी कह चुकी है, केंद्र से आने वाला पैसा जमीन पर नहीं बल्कि घोटालेबाजों की जेब में पहुंच रहा है। चुनावी घोषणा पत्र से ठीक पहले इस ब्लैक पेपर से अमित शाह ने साफ कर दिया है कि 2026 की जंग अब आर पार की होगी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त दो तरफा घेराबंदी देखने को मिल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जहां ममता दीदी की सरकार की नाकामियों पर 4 सीट की तीखा हमला बोला है, वहीं मुर्शिदाबाद में रामनवमी की शोभा यात्रा पर भड़की हिंसा ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। उपद्रवियों ने द्वारा की गई पत्थरबाजी और आगजनी की घटना के बाद प्रदेश में ममता सरकार को लेकर फिर से तुष्टीकरण के आरोप लग रहे हैं। नहीं, मुर्शिदाबाद में उन्होंने धमकी दी था, दंगा नहीं करना चाहिए, मतलब दंगा करना चाहिए रामनवमी में। और सीए पारित होने के बाद जो गड़बड़ हुआ मुर्शिदाबाद में, अभी वाकफ बिल पारित होने के बाद जो गड़बड़ हुआ, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ममता बनर्जी वहां मुख्यमंत्री थी, सत्ता उनके हाथ में था। क्यों पलायन करना पड़ा हिंदुओं को मुर्शिदाबाद से मालदा तक नदी पार करके? इसका जवाब कौन देगा? ये तो ममता बनर्जी को देना पड़ेगा। सवाल अब बड़ा है कि क्या अमित शाह के द्वारा किए गए 4 सीट पर बंगाल की जनता के मन में बदलाव आएगा, या फिर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप चुनाव के नतीजे बदल सकते हैं, या फिर दीदी का किला एक बार फिर सब पे भारी पड़ेगा? सबसे बड़ा सवाल, मुर्शिदाबाद की हिंसा बड़ी प्रशासनिक नाकामी है या फिर 2026 की एक सूची समझी पटकथा? उधर लोकसभा की दहलीज पर आज एक ऐसी चर्चा खड़ी है जो तय करेगी कि क्या भारत की आंतरिक सुरक्षा अब केवल कागजों पर नहीं बल्कि जंगलों के आखिरी छोर तक सुरक्षित है। दशकों से देश के सीने को छलनी करने वाला नक्सलवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर जताया है कि विकास और विनाश एक साथ नहीं चल सकते। या तो बंदूकें झुकेंगी या फिर कानून का डंडा चलेगा। ये चर्चा केवल राजनीतिक बयानबाजी नहीं बल्कि उन जवानों की शहादत का हिसाब है जिन्होंने बस्तर से लेकर गढ़चिरौली तक लहू बहाया। क्या विपक्ष इस राष्ट्रीय मुद्दे पर सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा या फिर सियासत की धुंध में सुरक्षा का ये बड़ा संकल्प कहीं खो जाएगा? देखिए, लगातार इसको लेकर अब बातचीत भी हो रही है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 नक्सलवाद को पूरे तरीके से खत्म करने के लिए डेडलाइन रखी थी। देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं, 31/3/2026 को यह देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। नक्सल हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या थी और ये समस्या हिंसा और विकास दोनों से संबंधित थी। कुछ जिले जो कि 500 से अधिक थे नक्सल की वजह से प्रभावित थे और विकास में उनकी भागीदारी नहीं हो पा रही थी। इसीलिए सरकार का ये हमेशा से प्रयास रहा कि नक्सल मुक्त इन जिलों को कैसे किया जाए। और बहुत खुशी की बात है कि टारगेट तय किया गया था 31 मार्च 2026 और हमने पिछले सालों में देखा कि ज्यादातर नक्सलियों ने विकास की धारा में आने के लिए खुद सरेंडर किया है। वो लोग आज देश के साथ मिलकर चलना चाहते हैं। उनके द्वारा ये किए गए प्रयास बहुत सराहनीय है। और कुछ जो इस तरह की घटना करना चाहते थे कि वो सहमत नहीं थे, वो आज जिंदा नहीं है, मुठभेड़ में मारे गए हैं। तो मुझे लगता है कि इन क्षेत्रों के विकास के लिए बहुत बड़ा प्रयास था जो सफल हुआ है और इसमें आदरणीय गृह मंत्री जी की बहुत बड़ी भूमिका रही और हमारे जो फोर्सेज हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। फोर्सेज का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आदरणीय गृह मंत्री। और अब खबर दिल्ली से है, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आज दोपहर 3 बजे बैठक होगी। आपको बता दें कि इस बैठक में सीएम रेखा गुप्ता मंत्रियों के साथ नजर आने वाली हैं और बजट को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता सीएम रेखा गुप्ता के द्वारा की जाएगी। इसमें तमाम मंत्रियों के साथ साथ आला अधिकारी भी मौजूद नजर आने वाले हैं। दरअसल 2026 से 27 के क्रियान्वयन पर चर्चा होगी और साथ ही साथ दिल्ली के विकास कार्यों, बुनियादी ढांचे में सुधार कैसे हो, शहर के मौजूदा हालात पर भी चर्चा होगी। अधिकारियों का कहना है कि बजट को लेकर जितनी भी तैयारी को लेकर चर्चा की गई थी वो तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं
और ये बैठक दिल्ली सरकार के कामकाज को और गति देने और साथ ही विकास कार्यों को तेजी से लागू करने के उद्देश्य से की जा रही है। योजनाएं इस पर तैयार की जाएंगी और अब उन योजनाओं पर आखिरी मोहर जो है वो सीएम रेखा गुप्ता नजर आएंगे आपको लगाते हुए। और बढ़ते आगे, पूर्वोत्तर का वो द्वार जहां ब्रह्मपुत्र की लहरें इतिहास लिखती हैं और चाय के बागान अर्थव्यवस्था की धड़कन बनते हैं, उस असम की चर्चा आज लाजमी है। 78,000 वर्ग किलोमीटर में फैला ये असम देश के लिए हर कोने तक चाय पहुंचाता है। जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम में पहुंचे, असम की अस्मिता को लेकर उन्होंने बातचीत की और दोहराया कि कैसे विपक्ष ने सिर्फ असम को लूटने का काम किया है। अब आपको एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं। असम का भूगोल उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी चुनौती भी। उत्तर में हिमालय की गोद और दक्षिण में बराक घाटी के बीच बसा ये राज्य अपनी सीमाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूटान और बांग्लादेश के साथ साझा करता है। करीब 78,438 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल वाला ये राज्य पूर्वोत्तर के 7 राज्यों के लिए एक सेतु का काम करता है। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ की जीवन रेखा है, जो न केवल मैदानों को उपजाऊ बनाती है बल्कि असम की पहचान को वैश्विक स्तर पर स्थापित करती है। हालांकि प्रकृति का ये वरदान कभी कभी विनाशकारी बाढ़ और भूकंप के रूप में परीक्षा भी लेता है, लेकिन यहाँ के लोगों की हौसले इन आपदाओं से कहीं ज्यादा मजबूत साबित हुए हैं। जनसंख्या की नजर से देखें तो असम एक मिनी इंडिया की तरह है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों से लेकर वर्तमान अनुमानों तक यहाँ की 3.12 करोड़ की आबादी भाषाई और धार्मिक विविधता का एक गहरा समुद्र है। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर 398 लोग रहते हैं, जो इस क्षेत्र के संसाधनों पर बढ़ते दबाव और विकास की आवश्यकता को दर्शाते हैं। असमिया यहाँ की मुख्य भाषा है, लेकिन बंगाली, बोडो और दर्जनों जनजातीय बोलियां इस प्रदेश की भाषाई फ्लेवर को समृद्ध करती हैं। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ के चाय बागानों में काम करने वाले लाखों लोग जो पीढ़ियों पहले बिहार और उत्तर प्रदेश से आए थे, अब असम की सामाजिक आर्थिक पहचान का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। बुनियादी ढांचों और अर्थव्यवस्था की बात करें तो असम ग्रीन गोल्ड यानी चाय और ब्लैक गोल्ड यानी पेट्रोलियम पर टिका है। एशिया की पहली तेल रिफाइनरी डिगबोई में स्थापित होना असम की औद्योगिक विरासत का प्रमाण है। आज नुमालीगढ़ और बोंगाईगांव जैसे रिफाइनरी देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर रही है। पर्यटन यहाँ का उभरता हुआ क्षेत्र है, जहाँ एक सींग वाले गैंडे और रॉयल बंगाल टाइगर को देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। काजीरंगा और मानस जैसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल न केवल जैसे विविधता के केंद्र हैं, बल्कि असम की वैश्विक ब्रांडिंग के सबसे मजबूत स्तंभ भी हैं। यहाँ का मुगा रेशम दुनिया में सिर्फ इसी मिट्टी की देन है, जो इसे अद्वितीय बनाता है। इतिहास के पन्नों को पलटें तो कामरूप और प्रागज्योतिषपुर के नाम से विख्यात ये भूमि हमेशा से स्वाभिमानी रही है। अहोम राज्यों ने मुगलों के विजय रथ को बार बार रोककर अपनी सैन्य कुशलता का लोहा बनवाया था। आज का असम उसी विरासत को आधुनिकता के साथ जोड़ रहा है। बीसपुर की गलियों से लेकर गुवाहाटी के व्यस्त बाजारों तक बुनियादी ढांचे में बड़ा बदलाव दिख रहा है। सड़कों का जाल और रेलवे का विस्तार अब असम को मुख्य धारा से और मजबूती से जोड़ रहा है। 2026 की दहलीज पर खड़ा असम अब केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं, बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का सबसे महत्वपूर्ण एक्ट ईस्ट गेटवे बनने की दिशा में अग्रसर है।
तो वहीं बिहार से एक और बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने विधानसभा की बांकीपुर क्षेत्र से अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ये कदम राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद उठाया। नितिन नवीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भावुक संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और बिहार की जनता के प्रति गहरी कृतज्ञता जताई है। उन्होंने कहा कि 2006 में पिता के निधन के बाद पार्टी ने उन्हें पटना पश्चिम से उपचुनाव लड़ने का अवसर दिया और इसके बाद उन्होंने लगातार 5 बार जनता की सेवा की। अपने संदेश में नितिन नवीन ने यह भी कहा कि जनता और कार्यकर्ताओं ने उन्हें हमेशा परिवार का हिस्सा मानकर प्रेरित किया और उनके समर्थन से उन्होंने बिहार और अपने क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाओं और नीतियों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का धन्यवाद भी किया है और आश्वस्त किया है कि राज्यसभा में नई भूमिका में भी वो बिहार और देश के विकास के लिए बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। तो 2047 के विकसित भारत और विकसित बिहार के सपनों को साकार करने में सक्रिय नजर आएंगे नितिन नवीन, ऐसा वो कहते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में नजर आए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जनता और कार्यकर्ताओं के बीच का जो संदेश और जो संबंध है वो मजबूत होगा। शंभू कुमार हमारे साथ जुड़ गए, फोन लाइन पर मौजूद हैं पटना से। शंभू, देखिए अब बड़ा सवाल ये है कि बांकीपुर विधानसभा सीट से किसको उतारा जाएगा जब उपचुनाव होंगे, क्योंकि वहां से कहीं ना कहीं जो इस्तीफे की बात चल रही थी नितिन नवीन की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो चुने गए हैं और जाहिर तौर पर इस्तीफा होना बहुत जरूरी भी था ताकि किसी दूसरे व्यक्ति को भी मौका मिल सके। अब उपचुनाव वहां पर होना है तो किसका चेहरा नजर आने वाला है? अभी बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आर.के. सिन्हा के जो पुत्र हैं, जो उनको उतारने की बात चल रही है, ऋतुराज सिन्हा की बात चल रही है बांकीपुर विधानसभा से। हालांकि ऋतुराज सिन्हा हमेशा लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी रहे और लोकसभा के लिए इच्छा जाहिर की है, लेकिन जो जातीय कॉम्बिनेशन है यहाँ पर बांकीपुर विधानसभा के, उस विधानसभा में जो कायस्थ समाज के लोग हैं वो हमेशा प्रोमिनेंट रहते हैं और ऋतुराज सिन्हा जो है कायस्थ समाज से है और ऋतुराज सिन्हा के नाम अटकलें चल रही है कि बांकीपुर विधानसभा से शायद उनको टिकट मिलेगा बांकीपुर विधानसभा से। लेकिन देखिए शंभू, कहीं ना कहीं जिस तरीके से संगठनात्मक चाहे अनुभव की बात हम करें नितिन नवीन के, या फिर प्रशासनिक दक्षता की बात करें, या फिर जमीनी स्तर पर उनकी मजबूत पकड़ की बात करें, ये तीनों ही अहम बिंदु उनके कहीं ना कहीं अनुभव के बीच उभर कर सामने आए और इसीलिए उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया पार्टी का। लेकिन अब वहां पर ऐसा कौन सा मजबूत व्यक्ति निकलकर सामने आए जो जनता के बीच में पकड़ को मजबूत करे, साथ ही साथ संगठन को भी वहां पर मजबूत रखे और जमीनी स्तर पर जो जनता है, जो चाहती है, जो योजनाएं वहां पर लागू होनी चाहिए, जो विकास वहां पर अधूरे रह गए हैं या फिर जो योजनाएं लाने का काम नितिन नवीन ने किया है लेकिन अब उनका क्रियान्वयन होना वहां बहुत जरूरी है, तो ऐसे व्यक्ति का वहां होना बहुत जरूरी है। और क्या लगता है कि कौन से चेहरे पे दांव चला जाएगा, जेडीयू या फिर भारतीय जनता पार्टी, किसका उम्मीदवार होगा, कौन विधायक बनेगा? बांकीपुर विधानसभा बीजेपी की सीट रही है और उम्मीद है कि बीजेपी के उम्मीदवार ही बांकीपुर विधानसभा से खड़े होंगे, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहेगी अपना सीट को लूज करे, अपने सीट एक विधायक को कमी करे और बीजेपी की उम्मीदवार अभी तक जो चले हैं वो बीजेपी के उम्मीदवार को ही बांकीपुर विधानसभा से जगह मिलेगा, सीट मिलेगा, जिसमें ऋतुराज सिन्हा का नाम आ रहा है, सीता साहू के पुत्र के भी नाम आ रहा है, जो पटना के मेयर है उनका भी नाम आ रहा है बांकीपुर विधानसभा से। ठीक है शंभू, नजर बनाकर रखिए, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों को देखने के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।